हेलो बच्चों, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें ही मैकेनिज्म जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले जो तो बच्चों जो हम सबसे पहले मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म भी करवाऊंगा और मैं आपको रिएक्शंस भी कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले रिएक्शन आती है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है बच्चों? हमारा जो RX है, अब ये RX पोलर बॉन्ड है, तुम्हें पता है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है जिससे X जा सकता है, तो R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और X चला जाएगा। हुआ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुई है बच्चों? भाई न्यूक्लियोफाइल गया और X हट गया है ना, यही तो हुआ है। अभी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म दो मैकेनिज्म फॉलो करता है। कोई मैकेनिज्म फॉलो करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एक होता है SN1, एक होता है SN2। एक मैकेनिज्म का नाम है SN1 और एक मैकेनिज्म का नाम है SN2। उससे पहले ये मैकेनिज्म आपको कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको रिएक्शंस करा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस पैटर्न में रिएक्शंस होनी है। ठीक है, बस हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स पहले भी बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात करूँ तो नेगेटिव आयन सबसे पहले मेरे दिमाग में आएंगे। ठीक है, क्या? Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, है ना। तो ये सारे हमारे न्यूक्लियोफिलिक, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। ओनली नेगेटिव आयंस न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, पाई बॉन्ड वाले भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे बेंजीन मेरा एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड होता है। और कौन से होते हैं? लोन पेयर वाले। लोन पेयर की वजह से पानी भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? ये भी हमारे पास क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल। पर एक स्पेशल न्यूक्लियोफाइल है जिसको एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? टू न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑन डिफरेंट एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल या फिर आयन। एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियोफाइल साइट होना उसको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे Cn नेगेटिव लिखते तो हम जनरली नेगेटिव N के ऊपर रहते हैं। ये सच में नेगेटिव पता है किसके ऊपर होता है? ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है, ये N होता है, ये नेगेटिव होता है C के ऊपर। यहाँ पे इसका भी लॉन पेयर होता है और इसका एक लॉन पेयर होता है। अब ये N पे एक लॉन पेयर है, C पे नेगेटिव है ना। दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक तो N पे लॉन पेयर है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल साइट है, और एक C पे नेगेटिव है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल साइट है। तो दो न्यूक्लियोफाइल साइट हो गई यहाँ पे, एक नाइट्रोजन की और एक कार्बन की, दो न्यूक्लियोफाइल साइट हो गई। तो ये कहलाएगा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, एक और होता है हमारा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल NO2 नेगेटिव। अब ये NO2 नेगेटिव क्या होता है? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको कहते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है और यहाँ पे भी लॉन पेयर है। अब ऑक्सीजन को सिंगल साइट बोली जाएगी, चाहे ये वाला ऑक्सीजन चाहे ये वाला ऑक्सीजन। दिस इज अ सिंगल साइट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि सेम एटम है ना। और नाइट्रोजन को सेकंड साइट, तो दो साइट हो गए न्यूक्लियोफाइल की। तो ये भी हमारा कैसा हो गया? एम्बीडेंट है। अब बच्चों एक और बात मैं बताता हूँ, है तो दो न्यूक्लियोफाइल की साइट, एक नेगेटिव चार्ज वाली न्यूक्लियोफाइल साइट है, एक लोन पेयर वाली न्यूक्लियोफाइल साइट है। पर ज़्यादा जल्दी जो पहले रिएक्शन करना चाहिए वो कौन करना चाहिए? भाई नेगेटिव मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर मतलब होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन।
मतलब है तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर ये बॉन्ड में शामिल नहीं हुए, इसलिए एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन के लिए, ओनली नाइट्रोजन के लिए। ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बाहर से किसी ने दे दिया है इसको, ठीक है। तो इसलिए पहले कौन ज़्यादा रिएक्टिव करेगा, पहले नेगेटिव चार्ज कम होना चाहेगा, फिर लोन पेयर, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी नेगेटिव चार्ज की रहेगी। अब मैं कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ, उसमें आपको बता रहा हूँ कि इसका ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और आपको रिएक्शंस करके दिखानी है। रिएक्शंस कैसे करके दिखानी है, बस न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है और हमारा कंपाउंड बनते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब मैं एक्वस कुछ न्यूक्लियोफाइल्स लिख रहा हूँ। देखो एक्वस KOH लोगे तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल निकलता है। एक्वस NOH लोगे तो भी जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है वो OH नेगेटिव निकलता है बच्चों। जबकि H2O लोगे, H2O इसमें भी जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है OH नेगेटिव। इन दोनों में ये जो OH नेगेटिव होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ये वाला होता है वीक। इसका भी बहुत बड़ा रोल है जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैं बात करूं तो एक और न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं ईथर ले लूं, कोई सा भी ईथर ले लूं, या फिर मैं ले लूं NaOCH3, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा OCH3 नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ठीक है। फिर अगर मैं ले लूं LiAlH4, तो इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा H नेगेटिव निकलेगा, हाइड्राइड। आपको पता है LiAlH4 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, H देता है, बहुत जल्दी हाइड्राइड आयन देता है। NaBHH4 ये भी यही काम करता है, H नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे H2 का नहीं आएगा। अब बेटा एक KCN है और एक AgCN है। अब KCN और AgCN में बड़ा लोचा है। क्या भाई, ये जो CN नेगेटिव CN है, ये नेगेटिव इसके ऊपर, लोन पेयर इसके ऊपर है, K इसके साथ जुड़ा है पॉजिटिव के साथ। K मेटल है तो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, लोन पेयर के साथ नहीं जुड़ेगा। लोन पेयर तो शेयरिंग होते हैं, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। अब K बहुत अच्छा मेटल है ना भाई, तो ये आराम से निकल के चले जाएगा, मतलब जल्दी फ्री कौन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जल्दी फ्री हो जाएगा K में से। तो मतलब वो जो कंपाउंड जुड़ेगा वो किधर से जुड़ेगा, CN नेगेटिव से। मतलब कंपाउंड हमारा न्यूक्लियोफाइल साइट ये वाली यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल साइट है, तो हमारी यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी, कार्बन वाली न्यूक्लियोफाइल साइट यूज़ होगी। जबकि AgCN की बात करूँ, यहाँ पे मेटल AgCN है, तो Ag भाई तुम्हें पता है इतना अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, सिल्वर है, तो वो जल्दी से नेगेटिव को छोड़ेगा नहीं, और जल्दी से नेगेटिव को नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन देके नहीं जाएगा। यही जो नेगेटिव चार्ज है पोटेशियम दे के जा रहा है, ये जो Ag है नेगेटिव दे के जाएगा, तो यहाँ पे जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि सिल्वर मेटल इतना रिएक्टिव नहीं होता भाई। रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर मेटल बहुत नीचे आता है, तो ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, N से। मतलब जुड़ेगा तो, पर ये किधर से जुड़ेगा, N की तरफ से जुड़ेगा। ये इधर न्यूक्लियोफाइल किधर से जुड़ेगा, N की तरफ से, ठीक है, समझ आया बच्चों। अब दूसरा क्या बेटा, KNO2 और AgNO2, फिर से वही कॉन्सेप्ट भाई। NO2 का मैंने बताया था O-N डबल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे लोन पेयर होता है, दे आर टू न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो K है तो नेगेटिव वाले की तरफ से जुड़ेगा, मतलब ONO नेगेटिव की तरफ से जुड़ेगा, और जबकि AgNO2 है तो लोन पेयर वाले से जुड़ेगा, मतलब NO2 की तरफ से जुड़ेगा। तो समझ आया। तो न्यूक्लियोफाइल किधर से जुड़ रहा है इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब एक फेमस रिएजेंट है जो मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो आपको हर चैप्टर में मिलेगा बेटा। बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेटा सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी हेलो एल्केन ले लूँ RX, और इसमें मैं ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम डाल दूँ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर क्या होता है, देखो मेटल डाला है, मैग्नीशियम एक मेटल है, और मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम ना रिएक्टिव होता है पानी की। तो अगर हवा में थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हवा में मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसके कारण वो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारा जो करना चाहते हैं वो नहीं करेगा। तो इसलिए हमने ड्राई ईथर ले लिया। ड्राई ईथर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मैग्नीशियम इसी से रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई वी यूज ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके बीच में चला जाता है, R पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और X नेगेटिव। तो ये जो एजेंट बना,
सॉरी आर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये जो एजेंट बना इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है। अगर तुम इसमें क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम पानी डाल दो, क्या डाल दो? पानी। अब ड्राई ईथर हटा देना, क्योंकि पानी तो खुद ही डाल रहे हो, तो ड्राई ईथर तो काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, टूट जाएगा ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव R के साथ चला जाएगा, OH नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, तो हमारा RH प्लस MgOH X नेगेटिव, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो हमारा ये रिएक्शन जो मैंने आपको लिखे बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही कराता हूँ। देखो, मान लो हमारा CH3, पहले हमारा मीथेन था CH4, मैंने इसमें हेलोजिनेशन करा दी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको पता है CH3Cl बन जाता है, पढ़ाया था मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब CH3Cl में मैंने क्या डाल दिया? Mg डाल दिया, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा CH3MgCl नाम का कंपाउंड बन जाएगा। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब ये जो CH3MgCl है, इसमें मैंने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। पानी डालते ही H इसके पास चला जाएगा, CH4 प्लस MgOHCl बन जाएगा। अब तुम देखो ध्यान से क्या हुआ क्या? मीथेन था, लास्ट में हम पे मीथेन ही बन गया नहीं बन गया? मीथेन था, लास्ट में हमारा मीथेन ही बन गया। तो मतलब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, मीथेन से पहले हेलोल्केन को मीथेन में कन्वर्ट कर लेता है, जिस एल्केन से वो बना होगा हेलोल्केन। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत फेमस रिएजेंट है। और इसमें भी बेटा, अगर इसमें भी बात करें तो इसमें भी हमारे पास एक, मान लो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करूँ तो ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है ये निकल के न्यूक्लियोफाइल की भूमिका अदा करता है। कैसे अदा करता है भाई? अब मैं रिएक्शंस आपको करके दिखाता हूँ सारी, कि कैसे कैसे किस में क्या रिएक्शंस हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं RX की बात करूँ, अगर मैं CH3Cl ले लूँ और इसमें मैंने क्या डाल दिया? एक्वस KOH डाल दिया, तो अभी मैंने बताया इसमें न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होगा, तो हमारा CH3OH बन जाएगा, मतलब अल्कोहल बन गया। शायद मैं अगर एक्वस NOH डालता तब भी यही बनता, शायद मैं एक्वस NOH डालता तब भी यही बनता बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो दोनों का सेम है। और शायद मैं पानी भी डालता तब भी यही न्यूक्लियोफाइल बनता, जबकि इनकी मैकेनिज्म सेम नहीं रहती पानी और NOH की, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, मैकेनिज्म अलग अलग रहेगी। अगर मैं इसमें NaOCH3 डालता तो ये CH3OCH3 बनता, और इसको हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं LiAlH4 डालता तो ये CH3H बनता है, जिसको हम एल्केन बोलते हैं। और शायद अगर मैं NaBHH4 भी डालता तब भी यही बनता। ठीक है, तो याद रखना। फिर अगर मैं KCN डाल दूँ तो आपको पता है CH3CN बन जाएगा, और जबकि AgCN डाल दूँ तो बताया था ये N की तरफ से जुड़ेगा, तो CH3NC बन जाएगा, है ना। दोनों में अंतर होता है बेटा। ये CN वाले को साइनाइड कहते हैं और उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसको साइनाइड कहते हैं और इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और CN वाले को नाइट्राइल भी बोला जाता है, इसको नाइट्राइल भी बोला जाता है, और जबकि इसको आइसोनाइट्राइल बोला जाता है। ठीक है, फिर अगर मैंने यहाँ पे KNO2 डाल दिया तो ये O की तरफ से जुड़ेगा, तो CH3ONO, है ना। और जबकि अगर मैंने AgNO2 डाल दिया तो ये N की तरफ से जुड़ेगा, CH3NO2। इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको आइसोनाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम होता है इसका नाइट्राइट, इसका नाम होता है नाइट्राइट, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइट। ठीक है, क्लियर है बच्चों। फिर अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ कितने भी R ले सकता हूँ, CH3 CH2
Mg ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये पूरा का पूरा R हमारा इसमें जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये हमारा स्टेप अप हो गया। और एल्केन भी बन सकता है, यहाँ पे एल्कीन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अब इसी चीज़ की ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, इस चीज़ का कन्वर्जन्स में बहुत यूज़ होता है, जो मैं आपको सिखा दूँ अभी, ठीक है। तो मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूँ ये चीज़, करे बच्चों। अब देखो जो लास्ट, हाँ देखो, अब जो लास्ट वाली रिएक्शन थी बच्चों, उसमें मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कन्वर्जन में यूज़ होती है। मान लो भाई मुझे ये CH4 दे रखा है, ये मीथेन है ना। देखो कन्वर्जन कैसे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं पहली बार आपको क्वेश्चंस के लिए तैयारी करा रहा हूँ। CH4 में अगर मैं Cl2 डाल दूँ तो आपको पता है CH3Cl बनेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम दूसरा प्रोसेस भी यूज़ कर सकते थे, बट ये ठीक है, CH3Cl बनेगा। अब मुझे इसमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है, कहीं से ट्रिपल बॉन्ड लाना है और स्टेप अप भी करनी है। मान लो मुझे ये मीथेन से प्रोपाइन बनाना है, मीथेन से प्रोपाइन बनाना है, तो तुम्हें पता है ये मीथेन था, ठीक है, मैंने इसको क्लोरोमीथेन बना लिया, है ना, क्लोरोमीथेन बना लिया। अब एक इसमें कितने कार्बन होते हैं, सबको पता है 3 होते हैं, तो एक तो है, इसमें 2 और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रिनार्ड रिएजेंट ले लूँगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C MgCl, ये मैंने ग्रिनार्ड रिएजेंट ले लिया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पहले से है, CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब मैंने ये जो ग्रिनार्ड रिएजेंट ले लिया, इसको मैंने CH3Cl से रिएक्ट करा दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब ना हो जाए। अगर मैंने ऐसा करा दिया तो ये निकल के कहाँ जाएगा बेटा, इसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया ना प्रोपाइन, हो गया ना कन्वर्जन। कितने स्टेप में, पहला स्टेप और दिस इज सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में हमारा मीथेन से प्रोपाइन बन गया। तो बच्चों को समझ आया कैसे ट्रिपल बॉन्ड लाया जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम मुझे करके दिखाओ, फिर मैं आगे करवाता हूँ। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ प्रोपेन से मुझे पेंटाइन बना के दिखाओ, प्रोपेन से मुझे बच्चों पेंटाइन बना के दिखाओ, जल्दी कन्वर्जन करो, 5 मिनट देता हूँ। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ प्रोपेन से पेंटाइन बनाने की, तो मैं आपको कराता हूँ प्रोपेन से पेंटाइन। देखो स्टेप अप भी, और ये स्टेप अप मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन बढ़ना। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5, तो स्टेप अप भी हो रही है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो देखो कैसे होगा, प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH3, मैंने इसमें हेलोजिनेशन करा दी तो CH3 CH2 CH2 Cl बन गया। अब हेलोजिनेशन करा के मैं ग्रेनार्ड से इसकी रिएक्शन कराऊंगा। ग्रेनार्ड कैसा ग्रेनार्ड, जिसमें 2 कार्बन पहले से हो, CH ट्रिपल बॉन्ड C MgCl, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या डालूंगा, ड्राई ईथर एब्जॉर्ब करता है पानी को, और क्या बन जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, मतलब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया मेरा पेंटाइन। कितना तो आसान रिएक्शन थी। अब बच्चा हम अपने टॉपिक से भटक गए थे। टॉपिक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखा दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड लाना सीख गए आप, है ना। ट्रिपल बॉन्ड हम इस तरीके से लाते हैं। तो बच्चों अब हम जो पढ़ते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और वो कौन सा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, SN2। ये SN2 क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बाय मोलिकुलर होता है। अब ये तुम पूछोगे सर ये बाय मोलिकुलर मतलब क्या होता है। बच्चों मोलिकुलरिटी एक नाम की चीज होती है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होती है एक स्टेप में तो होती नहीं है, जो रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, अगर 2 कर रहे हैं तो उसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी। तो मतलब SN2 में इसकी मोलिकुलरिटी
2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके स्लोवेस्ट स्टेप में 2 रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, हमारे पास जो हेलो एल्केन है वो मान लो इस तरीके का, ये मेरा हेलो एल्केन है R, ये हमारा दूसरा कोई R डैश है, ये हमारा हेलोजन है और ये हमारा H है, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को किस पे अटैक करना है, कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे ही अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो फ्रंट अटैक, भाई आगे से अटैक करे। अगर वो आगे से अटैक करता है क्या दिक्कत होने वाली है उसको देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता है, फ्रंट अटैक करता है, तो यहाँ आते ही वो क्या पाएगा, बहुत तगड़ी रिपल्शन पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे इसके 3-3 लोन पेयर भी है, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे रखा हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, एकदम भग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास कौन है, एक्स है। या फिर ये एक्स को मैं पहले से जाने दूँ, पहले एक्स को जाने दो, वो दूसरा मैकेनिज्म में आता है। तो एक्स अभी गया नहीं है, एक्स नहीं गया। अगर एक्स के बिना बनाए न्यूक्लियोफाइल, बिना जाए न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आगे से अटैक कर ही नहीं पाएगा, मतलब इसमें फ्रंट अटैक पॉसिबल ही नहीं होता, इस मैकेनिज्म में फ्रंट अटैक पॉसिबल ही नहीं होता। एक कंडीशन और है, ये न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो सकते हैं, इस वजह से नहीं हो रहा। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते तो फ्रंट अटैक भी कर सकते थे। दूसरी कंडीशन ये भी है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज करते हैं। कैसा सॉल्वेंट यूज, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो पोलर, 2 तरह के सॉल्वेंट हम यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म में अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं। एक होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट का बहुत बड़ा योगदान है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आपको पता है H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला जाता है। अगर मैं एसीटोन ले लूँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे पोलर बॉन्ड कहाँ पर है, O पे और कार्बन पे, पर यहाँ पे कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान से देखो। मतलब जहाँ पे पोलर है वहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, जहाँ पे पोलर है वहाँ पे प्रोटॉन नहीं है। इस शब्द पे देखो, जहाँ पे पोलर है वहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, ये पोलर है पर यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे पोलर है पर इस पे प्रोटॉन नहीं है। तो मतलब पोलर अप्रोटिक, अप्रोटिक मतलब जिसपे प्रोटॉन ना हो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जिसपे प्रोटॉन ना हो। तो ये पोलर तो है पर इसमें प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको अप्रोटिक बोला जाता है। और पोलर प्रोटिक जैसे पानी, पानी में तो पता है आपको O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे जहाँ पे पोलर है वहीं पे प्रोटॉन भी है। अब देखो ये जो X है ना, ये लालची है, किसका लालची है, प्रोटॉन का। जहाँ इसको प्रोटॉन दिखेगा भाग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर पोलर प्रोटिक यूज कर लिया तो X न्यूक्लियोफाइल से आने से पहले ही भाग जाएगा, और जबकि इस मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, X नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, यहाँ पे हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे एसीटोन, ये जो मैंने बनाया है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या कहेगा भाई तू CL मत आ, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन नहीं है, मत आ। तो प्रोटॉन नहीं होगा तो Cl नहीं जाएगा, और Cl नहीं जाएगा तो फ्रंट अटैक होगा नहीं, और फ्रंट अटैक नहीं होगा तो मतलब मेरी SN2 मैकेनिज्म ही लगेगी, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में जो अटैक होता है वो होता है बेटा बैक अटैक। कौन सा अटैक होता है बच्चों, बैक अटैक। अब बैक अटैक कैसे होता है इसके बारे में बता दूं मैं आपको। अगर मैं बात करूं बैक अटैक की, बैक अटैक कैसे होता है। बैक अटैक जो होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जो होता है फ्रंट से अटैक ना करके वो पीछे से अटैक करता है, और जब वो पीछे से अटैक करता है बच्चों तो एक ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बना रहा होता है और ये बॉन्ड टूट रहा होता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस समय और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस समय। तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें, इसको कहते हैं पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट। पेंटावैलेंट क्यों कहते हैं भाई कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है इस समय, चाहे किसी भी तरह थोड़े समय के लिए बना रहा है पर 5 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं।
और पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट होने के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के कंपाउंड बन जाते हैं। ये हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है, Cl नेगेटिव चला जाता है, अलग हो जाता है। मतलब Cl नेगेटिव बाद में जाता है बैक अटैक में। ये जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है ये हमारी SN2 मैकेनिज्म है। अब मैंने यहाँ पे बताया था मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है क्योंकि ये एक स्टेप में रिएक्शन होती है। अब एक स्टेप में कितने लिए रिएक्टेंट है, एक तो न्यूक्लियोफाइल है, एक हेलोएल्केन है, तो दो रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं। यही हमारा सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, एक ही स्टेप है वही स्लोवेस्ट है। तो ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है ये बेटा हमारा कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, 2, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। इसी वजह से इसको SN2 कहते हैं। जबकि ये एक स्टेप की रिएक्शन है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक स्टेप सर ये तो SN1 होनी चाहिए। बेटा जो SN1 और SN2 नाम है ये मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर है, स्टेप के ऊपर नहीं है। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसका SN2, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है वो SN1। और मॉलिक्यूलरिटी 2 कब होती है, जब उसके स्टेप में, चाहे वो एक स्टेप हो चाहे 2 स्टेप हो, जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें जितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हो, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं स्लोवेस्ट स्टेप में, एक ही स्टेप है तो स्लोवेस्ट यही होगा। 2 भाई कंपैरिजन होता तब 2 स्लोवेस्ट बोलता ना मैं तो, पर यहाँ पे तो एक ही स्टेप है तो यही स्लोवेस्ट है। और यही जो स्लोवेस्ट स्टेप है इसमें कितने रिएक्टेंट है, 2, तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। ठीक है, अभी किन में होता है किन में नहीं होता है ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, किस में होता है किन में नहीं होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रफ कर दो बच्चों। अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं आपको एक बना के दिखाता हूं कि कैसे रियलिटी में होता है। रियलिटी में कैसे होता है, ये हमारा कार्बन है, ये मेरे छोटे छोटे हैलोजेंस है, ये मेरे छोटे छोटे हैलोजेंस है, और ये हमारा हेलो क्लोरीन है मतलब हैलोजेंस है। ठीक है, इस पे मेरा एक न्यूक्लियोफाइल आया, दैट इज़ OH नेगेटिव मान लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, बैक अटैक करा, किस पे अटैक करा, कार्बन पे। जैसे ही बैक अटैक करा तो इस समय कुछ इस तरह का कंपाउंड बना। किस तरह का कंपाउंड बना बेटा, हमारा इस तरह का कंपाउंड बना। ठीक है, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट। अब इस तरह का कंपाउंड बना तो ये जब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो जब ये बन गया पूरा तो कैसा बन गया, है ना। अब तुम देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो छतरी बिल्कुल उल्टी हो गई है ना। कंपाउंड में पहले बॉन्ड इधर की तरफ थे, अब बॉन्ड उधर की तरफ है। इस वजह से जब प्रोडक्ट बना इसको इन्वर्जन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मतलब हमारा SN2 मैकेनिज्म में कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं।